हेलो स्टूडेंट्स, सीएलसी की गुरु नीति जो अपने आप में यूनिक कंसेप्ट है, इकोलॉजी के एपिसोड 4 के साथ मैं एमएम बल्डोदिया और मेरे साथ हैं बीएल चौधरी सर। जैसा आपने पहले के एपिसोड्स में देखा है, हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम से क्वेश्चंस लिए। उन क्वेश्चंस के आसपास के जितने सारे कंसेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, उन सबको डिस्कस किया। और आज हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की ही सक्सेशन से लेकर आगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और उसके बाद आगे के एपिसोड्स में एनवायरमेंटल इश्यूज की। तो जहां तक मुझे लगता है आप एंजॉय कर रहे होंगे और डेफिनेटली आपके सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स को बनाने में और आपको एग्जाम में हेल्प करने में बहुत ज्यादा मददगार होगा, बहुत ज्यादा आपके ये काम आएगा बीएल सर। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे तरीके से जो अभी सक्सेशन और बायोडाइवर्सिटी सर ने जो बताया, तो बिल्कुल एकदम सक्सेशन के जो स्टेप्स हैं, जो टाइप हैं, जैसे कि जीरो सिरे है, हाइड्रो सिरे है, तो उसकी जो स्टेप्स हैं, टाइप्स हैं, एक एक लाइन से एनसीईआरटी से क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया, तो पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो आप एनसीईआरटी के साथ बिल्कुल देखिएगा सर। करें जरूर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 91, सक्सेशन प्रोसीड्स फ्रॉम। देखिए, सक्सेशनल प्रोसेस वो है जहां कभी भी कोई किसी टाइप का वेजिटेशनल फॉर्म नहीं रहा है, कोई लिविंग फॉर्म नहीं रहा है, और वहां से ऑर्गेनिज्म इनिशिएट करते हुए एक दिन जाकर क्लाइमैक्स एस्टेब्लिश करते हैं। उस प्रोसेस को सक्सेशन आप कहते हैं। जैसा बच्चों आप पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ कंडीशंस आपको दे रखी है, जीरिक टू मेजिक, मेजिक टू जीरिक, हाइड्रिक टू मेजिक, और मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए, दो टाइप के सक्सेशन बेसिकली हम पढ़ते हैं। आप अगर जीरिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो सर ये ड्राउट और ड्राई कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल। और अगर आप हाइड्रिक कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक्वेटिक हैबिटेट को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहां जीरिक कंडीशंस, जैसे बेयर रॉक पे अगर सक्सेशन शुरू हुआ, सर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे अभी इसी बात को, बेयर रॉक पे अगर सक्सेशन शुरू हुआ तो उस सक्सेशनल प्रोसेस को फाइनली आप फॉरेस्ट में देखेंगे कि वो फॉरेस्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुंच गया है। और अगर किसी वाटर बॉडी में भी सक्सेशन शुरू हुआ है या एक्वेटिक हैबिटेट से शुरू हुआ है तो वो भी फाइनली फॉरेस्ट को अप्रोच कर लेगा। इसका मतलब जो क्लाइमैक्स है वो सेम है। तो यहाँ आपसे यही पूछा जा रहा है, सक्सेशन अगर जीरिक कंडीशन से शुरू हुआ तो भी मेजिक में टर्मिनेट होगा, और हाइड्रिक कंडीशन से शुरू हुआ तो भी मेजिक कंडीशंस में टर्मिनेट होगा। सो एक से ज्यादा विकल्प सही है। सर थोड़ा हिंदी वाले टर्म्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखो, आप देखिए बेटा कि सर ने जो बताया कि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगा ना, क्लाइमैक्स जो चरम समुदाय है, तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी ऑलवेज और ऑलवेज आप समझ सकते हैं कि वो मेजिक ही होगा। यानी हर टाइप का जो सक्सेशन है वो किसकी ओर अग्रसर होगा? मेजिक की। मेजिक की ओर जाएगा। सीधी सी बात है कि चाहे कंडीशन कुछ भी हो, जीरो सिरे हो, लिथो सिरे हो, एक शुष्क चट्टान हो, और चाहे एक न्यूली फॉर्म पॉन्ड हो, हाइड्रो सिरे हो, हाइड्रिक हो, न्यूली फॉर्म पॉन्ड हो, आपको पता है कि प्राइमरी सक्सेशन का मीन ये नेचर में प्राइमरी सक्सेशन हुआ था ड्यूरिंग एवोल्यूशन, और प्राइमरी सक्सेशन का मीन ही है कि वहां पर कोई भी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर नहीं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं। न्यूली फॉर्म पॉन्ड में भी वाटर है, हो सकता है सैंड हो, बट ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो, नॉन लिविंग सबस्ट्रेटम विल बी देयर, कोई लिविंग सबस्ट्रेटम नहीं। अब जैसे वो प्राइमरी कम्युनिटी आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जैसे बेर रॉक पे आई लाइकेन, तो लाइकेन को उसमें विदरिंग भी किया, और साथ साथ में कुछ लाइकेन की डेथ हुई, तो वहां पर ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस कंटेंट भी आया, तो उसने अगले कम्युनिटी को आने के लिए अग्रसर किया, आमंत्रित किया। ऐसी सक्सेशनल स्टेज आगे बढ़ी। तो जो सबसे पहले किसी भी बेर रॉक पे आता है वो पायनियर कम्युनिटी होती है, और बीच में जो ट्रांजिशन स्टेज होती है वो सीरियल स्टेज होती है, और फाइनली आपका जाता है कहां पर? क्लाइमैक्स, चरम जिसको कहते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? फाइनल किया जाए। बिल्कुल सर। नेक्स्ट 92, हाउ मेनी इन गिवन लिस्ट ऑफ एरिया वेयर सक्सेशन टेक several thousand years to reach climax community। देखिए, several thousand कह रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि कई हजार वर्ष सक्सेशन पूरा करने में ले लेता है, कई हजार वर्षों में पूरा होता है। तो डेफिनेटली, वैसे सर छोटे से छोटा सक्सेशन अगर देखा जाए तो 150 साल लेता है वो। और सेकेंडरी सक्सेशन अपने ऐसे बात करते हैं कि चलो प्रकृति को आपदा आ गई, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया या छोटे गए खेत हो गए, तब अपन बात करते हैं पहले से ऑर्गेनिक मैटर है, यानी सॉइल शॉर्ट ड्यूरेशन का। जबकि आप जानते हैं सॉइल का 1 इंच बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए प्राइमरी सक्सेशन की यहाँ बात हो रही है। several thousand कह रहा है, तो अपने आप में बहुत क्लियर है कि प्राइमरी सक्सेशन को डिस्कस कर रहा है। तो अब ये कह रहा है कि इस सूची में कितनों में अनुक्रमण चरम समुदाय तक पहुंचने में हजारों वर्ष ले लेता है। सबसे पहले नग्न चट्टानें दे रखी हैं, बेयर रॉक्स, ऑब्वियस है लाइकेन यहाँ आएगा। लाइकेन आने से लेकर फॉरेस्ट एस्टैब्लिश होने तक ऑब्वियस है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगेंगे। तो ये सर हुआ। फिर लिखा है न्यूली फॉर्म्ड लेक और रिजर्वर, बिल्कुल, यहाँ भी कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं, डेफिनेटली। फिर लिखा है सैंड ड्यून्स, ये भी होगा, डेफिनेटली ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। हाँ, और आप ध्यान रखिए ये सब जीरिक का ही पार्ट होता है, ड्राउट कंडीशंस का। फिर लिखा है बर्न्ड एंड कट फॉरेस्ट, ये नहीं होगा। देखो, काटे वन, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर पहले से था, सॉइल था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिफिक फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस ही होती है। तो सर इसको क्या किया जाए? ये सेकेंडरी का नहीं होगा। न्यूली कूल्ड लावा, डेफिनेटली ये भी होगा। तो इस तरीके से अगर बच्चों देखें हमारे पास, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ
फिफ्थ ये चार जो होंगे वो कंसर्न होंगे प्राइमरी सक्सेशन से कोरिलेट करेंगे, और एक बर्न एंड कट फॉरेस्ट, जले और कटे जो वन है। इसके अलावा आपको सेकेंडरी वन यही बता देते हैं सर, हाँ। कि जैसे जले कटे वन तो हो ही गए, बर्न और कट फॉरेस्ट, इसके साथ में जो छोड़े गए खेत होते हैं, क्लियर, अबंडेंट फील्ड दे रखा है, जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, भूस्खलन क्षेत्र है, बिल्कुल स्लाइड वाला है। हाँ बिल्कुल, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होता है। आंसर फर्स्ट हो गया। तो यहाँ फाइनल 4 स्टेटमेंट जो थे वो कंसर्न है, आंसर सर ने मेंशन किया फर्स्ट वन। नेक्स्ट चलें 9.3, व्हिच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट हैं। तो डेफिनेटली क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर कर रहा है, एक से ज्यादा गलत है। यहाँ कह रहा है पायनियर स्पीसीज इन्वेड द बेयरलैंड इनिशियली, ठीक बात है। सबसे पहले जो पायनियर स्पीसीज होती है वो बेयरलैंड को, मतलब जो अपने आप में अनाच्छादित क्षेत्र है, नग्न क्षेत्र है, अनावृत है, उसको सबसे पहले इन्वेड करती है। इन्वेजन का मतलब बेसिकली आक्रमण होता है, मतलब वहां पहुंचती है। तो स्टेटमेंट सही हुआ सर, बिल्कुल। बी है द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन एरिया आर कॉल्ड शेयर। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी, देखिए एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज में जैसा सर अभी बोल रहे थे पिछले क्वेश्चन के डिस्कशन में, ये था पायनियर और क्लाइमेक्स। सर ने अभी आपको ये बताया था बच्चों कि पायनियर और क्लाइमेक्स के बीच में ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो ये यहाँ कह रहा है एंटायर वर्ड लिखा है कि समुदाय का संपूर्ण प्रक्रम जो एक क्षेत्र से उत्तरोत्तर परिवर्तित होता है। पायनियर और क्लाइमेक्स, यानी पायनियर भी आ गया, सीरियल स्टेज भी आ गई, और क्लाइमेक्स भी आ गया। सीरियल बिल्कुल करेक्ट है। सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वर पैरेलल प्रोसेस एट प्रिमिटिव अर्थ, ठीक बात है, पैरेलल प्रोसेस थी, साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं थी सक्सेशन और इवोल्यूशन। फर्क ये है इसको आप मेजर नहीं कर सकते, इसका बहुत अर्ली इंपैक्ट या फिर आप कह सकते हैं इंस्टेंट इंपैक्ट आप नहीं देख सकते। ड्यूरेशन के हिसाब से मैं दोनों की बात करूं तो ये जो सक्सेशन है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन वाला प्रोसेस है। बिल्कुल, जो प्रिमिटिव अर्थ पे दोनों साथ साथ एक बार चले थे, लेकिन ये क्लाइमेक्स पे पहुंचते ही कंप्लीट होकर इवोल्यूशन तो अभी भी कंटिन्यू है, इवोल्यूशन थ्रू आउट रहेगा। यू शुड कीप इवॉल्विंग। सेकेंडरी सक्सेशन ऑलवेज स्टार्ट वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड। देखिए ये हटाते ये स्टेटमेंट सही हो जाता, इसलिए सर ये गलत हो गया है। फिर लिखा है रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन कैन कन्वर्ट ए पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन एडवांस और क्लाइमेक्स स्टेज। ये उल्टा लिखा है, ये भी इनकरेक्ट है। रेट्रोग्रेसिव का मीन होता है बैकवर्ड, हाँ वापस पीछे जाना। ये फॉरवर्ड की बात कर दी यहाँ पर। हाँ, तो एडवांस और क्लाइमेक्स के बजाय अगर ये अर्ली सीरियल स्टेज कहता तो ये सही हो जाता। तो सर डी और ई इनकरेक्ट हुए, और फिर इसके अलावा हमारे पास ए, बी और सी करेक्ट हुए। तो आपके पास ऑप्शन है ए, बी एंड सी फर्स्ट। सो फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 9.4, सक्सेशन इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। वो कह रहा है किसी एक ऐसे इकोसिस्टम में या पारितंत्र में सक्सेशन हो रहा है जिसमें चेंज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है। वैसे सक्सेशन का अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि सक्सेशन बायोटिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। आगे लिखा है सर बायोमास एंड नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो 3 स्पेसिफिक बातें ध्यान दें आप, स्पीशीज डाइवर्सिटी में चेंज हो रहा है, बायोमास में चेंज हो रहा है, और नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एनसीपी। सर आपको याद हो तो एनसीपी के बारे में अपन ने पहले कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। द चेंज इन दीज कैरेक्टरिस्टिक आर, बच्चों क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे बड़े क्वेश्चन देख के बच्चे जनरली डर जाते हैं, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन की जरूरत इनमें होती है। तो सर बात करें भाई ड्यूरिंग सक्सेशन क्या होता है बेटा, कि जैसे बायोडायवर्सिटी हुई तो इंक्रीज ही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सक्सेशन हुआ तो पायनियर के रूप में ओनली लाइकेन आए, फिर लाइकेन के साथ आप समझते बाद में मोसेस ने दिया, फिर ग्रासेस, फिर जैसे ट्रीज आए तो अदर वेजिटेशन एनिमल्स और बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी, डेफिनेटली इंक्रीज होगी, बायोमास बिल्कुल इंक्रीज होगा, क्लियर। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, फूड चेन कॉम्प्लेक्स होगी, ये सारे चेंजेस सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ह्यूमस बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेगी। लेकिन नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, या एनपीपी वो आप जान समझ सकते हैं एनसीपी डिक्रीज होगा जी। तो इस पे वो पढ़ो सर ऑप्शन, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज डेफिनेटली सही है, बायोमास डिक्रीज गलत हो गया है। सेकंड ऑप्शन स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज गलत हो गया, बायोमास इंक्रीज आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है जब ये डिक्रीज हुआ। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज, बायोमास इंक्रीज एंड एनसीपी डिक्रीज, ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, सब फाइनल किया जाए आंसर, बिल्कुल थर्ड आंसर फाइनल हुआ। नेक्स्ट 9.5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट राइट ऑप्शन। ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं वो पेयर है, तो देखिए स्टेटमेंट्स में पढ़ रहा हूं। ट्रॉपिक्स हैव मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज, बहुत क्लियर है। वीएल सर ने भी कई बार आपको इक्वेटर से लेकर पोल्स तक की यात्रा करवाई है, कई बार कई सारी चीजें। 0 डिग्री लोएस्ट जो लैटिट्यूड है
यहाँ से अगर अपन पोल्स की ओर जाते हैं तो तीनों चीज North, टेम्परेचर, south mention कर देते हैं। रेनफॉल नॉर्थ और साउथ जो दोनों भी तरफ। है, टेम्परेचर, रेनफॉल और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती ठीक है, तो स्टेटमेंट ये सही हुआ सर। है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ये बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में डेटा दे रखा है, बिल्कुल परफेक्ट है। भाई कोलंबिया है ना, नियर द इक्वेटर है, यहाँ पे कोलंबिया 4 डिग्री नॉर्थ है सर, बिल्कुल। 4 डिग्री नॉर्थ North, कोलंबिया है ना? लोकेट कर रहा है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो न्यूयॉर्क वहां पर दे रखा है 41 डिग्री पे है, 41 डिग्री नॉर्थ पे ही है। फिर आप उससे समझ पहले सकते हैं- इंडिया है, हाँ। 4 आपको डेटा दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको कोलंबिया जिसमें 1400 बर्ड स्पीसीज है। उसके बाद में इंडिया है जहाँ 1200 है, जो 8 डिग्री से लेके 23 डिग्री तक एक्सटेंशन शो करता है, वहाँ 1200 है। उसके बाद में न्यूयॉर्क है, उसके बाद ग्रीनलैंड है ग्रीनलैंड। 71 डिग्री नॉर्थ। तो लगातार घट रही है। ये भी जो सर अभी कंसेप्ट बता रहे थे कि लगातार बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, उसको एक्सप्लेन करता है डेटा। वहाँ 56 बर्ड स्पीसीज दे रखी है। तो स्टेटमेंट सर सही है बीबी। अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका हैव लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लेनेट। बिल्कुल correct। डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये ए, बी और सी तीनों यहाँ करेक्ट हैं, किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन इनमें नहीं है। यहाँ देखा है, दे रखा है ऑल आर All are correct। करेक्ट। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96 अकॉर्डिंग टू द वन कंसीडरेशन हाउ मेनी ऑक्सीजन रिलीज बाय अमेजन Amazon रेन फॉरेस्ट बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, इसको भी आपने डिस्कस किया था। बाकी लंग्स ऑफ प्लेनेट अपन ने इसको कहा था बेटा, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी भी रखते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। तो अबाउट 20% वहां पर आपको डेटा दे रखा है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4। रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन साथ ही बता देते हैं। अमेजन रिवर के बेसिन पे ये लोकेट करता है। डेटा एनसीईआरटी का जो है उसके अकॉर्डिंग कहा था कि टोटल लैंड एरिया का 14% कवर करता है, लेकिन जो सोयाबीन की खेती है और जो बीफ है उनके एक तरीके से ग्रेजिंग फील्ड्स डेवलप करने के लिए इसको डिस्ट्रैक्ट किया गया। 8% से नीचे 8% से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो टोटल लैंड एरिया का 6% ये बचा, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला अपने आप में एक बायोडाइवर्स एरिया है। तो सर आंसर 4। 97 स्टेबल कम्युनिटी। देखो सर क्वेश्चन से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक कम्युनिटी इज नेवर स्टेबल। हाँ बिल्कुल। कोई लिटिल बिट चेंज तो उसमें होता ही रहेगा। स्टेबल हम क्लाइमेक्स को कह देते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन फॉरेस्ट बन जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई परिवर्तन उसमें हो ही नहीं सकता। उसमें परिवर्तन भले ही माइन्यूट हो, लेकिन होंगे। फिर भी आप समझ सकते हैं जो स्टेबल कम्युनिटी है, तो यहाँ पर है कि भाई जो ईयर बाय ईयर जो बायोमास है या जो भी अपन बात करें कि जो पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो वहां पर एनपीपी है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो। ये कैरेक्टराइजेशन दे रखा Characterization दे रखा है। है। स्टेबल किसको माने? हाँ बिल्कुल। जो ईयर बाय ईयर अपनी प्रोडक्टिविटी में बहुत चेंजेस शो नहीं Changes करती, show- वो कम्युनिटी वो स्टेबल community। होती है। क्योंकि ठीक इसका है? बायोडाइवर्सिटी वहां पर हाई है तो हैज लेस स्पीसीज, ये नहीं होगा। नॉट सो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिव फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट है। शॉर्टर फूड चेन मतलब ही नहीं है ज्यादा लॉन्गर होंगी, डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी ज्यादा और होगी, रेजिस्टेंस वहां पर हाई होगा। हाई क्योंकि रेजिस्टेंस होगा। स्टेबल कम्युनिटी क्या करती है कि नेचर के प्रति लड़ती है, मतलब सीधी सी बात है कि अगेंस्ट एनवायरनमेंट उसमें रेजिस्टेंस होता है कि नॉर्मल चेंजेस है ना उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकते। हाँ कोई ड्रास्टिकल चेंज हो गए, बड़े चेंज हो गए, तो बिल्कुल। फिर वो कम्युनिटी आप समझ सकते हैं कि खत्म भी होगी, तो फिर रेजिलेंस की पावर उसमें होती है। जो आपको इकोसिस्टम में दो कैरेक्टर दे रखे, रेजिस्टेंस और रेजिलेंस। एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है सर, इसमें लेस को अगर मैं मोर लिख दूं, हाँ हैज शॉर्टर की जगह मैं लॉन्गर कर दूं और लेस की जगह मोर कर दूं, तो ये स्टेबल कम्युनिटी के Stable कैरेक्टर हो community जाएंगे character। सारे। तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो फाइनल आंसर रहा सेकंड। नेक्स्ट 98 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर बायोस्फीयर रिजर्व इज इनकरेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व की बात यहां की जा रही है। बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चंस कई बार आए हैं। एनसीईआरटी ने इवन जो मेंशन नहीं किया उससे भी बाहर की बात कई बार पूछी है। रेलेवेंट सारे कंटेंट हमने मॉड्यूल वगैरह में सब मेंशन कर रखा है। बायोस्फीयर रिजर्व में सर 3 पार्ट आपके होते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि यहाँ सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट जो होता है कोर जोन होता है, कोर, जो नो एंट्री जोन होता है। यहाँ कोई एंट्री नहीं हो सकती, किसी भी टाइप की एंट्री नहीं है, तो ये नो एंट्री जोन है, कोर जोन। ठीक है। फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो है ट्रांजिशन वो बफर जोन है। बफर जोन हो गया। बफर जोन है जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जनरली जो भी रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जूनियर साइंटिस्ट होते हैं, तो उनके लिए रिसर्च एक्टिविटी के लिए यहाँ पर कुछ अनुमति मिलती है। एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज अलाउड है, बाकी अदर एक्टिविटी यहाँ भी नहीं है। और ये आपका ट्रांजिशन जोन है जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड, जो ह्यूमन का इन्फेयर मतलब जो आप जानते हैं इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर होता है। ट्राइब्स बस्तियां जैसे वहाँ- ट्राइब्स होते हैं हाँ। वो यहाँ रह सकते हैं या रहते हैं, क्योंकि उनकी जॉइंट एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट की और उनकी जॉइंट एक्टिविटी की इसका वो प्रोटेक्शन भी करे और बदले में उनको छोटा मोटा जो इनके प्रोडक्ट होते हैं लकड़ी उकड़ी वो ले लें और बाकी कुछ रहने के लिए अपने छोटी मोटी बस्तियां वहाँ बसा लें। तो ये ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन इंटरफेयर यहाँ पॉसिबल है। तो ये आपका हो गया ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन ये आपका हो गया बफर जोन
और ये आपका हो गया कोर जोन जो नो एंट्री जोन है। यही क्वेश्चन 2017 में एग्जाम में पूछा गया। और एक आपका क्वेश्चन है कि MAB मैन मैन। एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इनकी स्थापना की गई थी। स्टेटमेंट्स पढ़ूं? तो ये कह रहा है दे आर मीन्ड फॉर प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम। ठीक बात है, जितने इकोसिस्टम्स हैं उनमें ऑब्वियस है जेनेटिक डाइवर्सिटी अपने आप प्रिजर्व हो जाएगी क्योंकि सबसे लोअर लेवल होता है डाइवर्सिटी का ये। फिर दे रखा है दे आर आल्सो नोटिफाइड एज नेशनल पार्क। जरूरी नहीं है कि वो नेशनल पार्क के फॉर्म में नोटिफाइड हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में भी आप कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की एग्जिस्टेंस हो सकती है। फिर लिखा है ट्रांजिशन जोन इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड विदाउट यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज। डेफिनेटली ट्रांजिशन जोन है वो लीगली प्रोटेक्टेड तो होता है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज जो है वो आप वहां नहीं यूज कर सकते। प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर विद मल्टीपर्पज एक्टिविटीज इन पेरिफेरल जोन। ये कह रहा है सुरक्षित क्षेत्र परिधीय क्षेत्रों में बहुउद्देशीय गतिविधियों हेतु है। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थर्ड ट्रांजिशन जोन पे आप आओ, इज लीगली प्रोटेक्टेड एरिया विदाउट यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज। तो अभी सर जैसा बोल रहे थे जो ट्राइब्स यहाँ सर्वाइव करेंगी ये ट्राइब्स डेफिनेटली वहां के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ होगा आपके पास थर्ड। नेक्स्ट 99 exploration of molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance is called। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए आप जो है वो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक और स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी का, तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोफिजिक्स नहीं, बायो एनर्जेटिक एंड बायो प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बायो प्रोस्पेक्टिव। कैसे बेटा? कि जैसे वहाँ पर आपको जो कल से हम पहले वाले में भी अपने डिस्कस किया कि जो आपको नैरो यूटिलिटेरियन जो सर्विसेज की बात की, ब्रॉडली की बात की, तो वहीं पे आगे दे रखा है कि अगर अपन इन स्पीसीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे, बायोटेक लेवल पे, या आप जानते हो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर अपन करें, तो ये ओनली आप इंग्लिश से सीधा डायरेक्ट लाइन आप एनसीईआरटी पकड़ोगे, एनसीईआरटी की लाइन है बायो वहां पे दे रखा है बायो प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस। आंसर विल बी 4। नेक्स्ट 100 Amazonian rainforest in South America is home to more than कितनी स्पीसीज का? तो ये डेटा है एनसीईआरटी का। देखिए आपको इसमें दे रखा है स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड बी स्पीसीज ऑफ फिशेज। प्लांट्स की 40,000 स्पीसीज से ज्यादा स्पीसीज वहां हैं और फिशेज की अगर देखा जाए तो 3,000 से ज्यादा प्रजातियां वहां मौजूद हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन वहां जो पूरा डेटा दे रखा है 1.25 लाख इनवर्टिब्रेट्स और मोर देन वो है स्पीसीज, ये सॉरी जो फिशेज दे रखी हैं 3,000 हैं, 1,300 बर्ड्स दे रखा है, 378 रेप्टाइल्स और जो है एम्फीबियंस दे रखे हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों ध्यान रखें, उस डेटा को पढ़ लें आप, एनसीईआरटी का डेटा। 101 which of the following is the most important cause driving animal and plant to extinction। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, चारों वही ऑप्शन है जो आपको वहां कारण दे रखे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन से ज्यादा बड़ा कारण हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ क्लास में, सर थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपके साथ में शेयर कर लूँ, मुझे लगता है कि ये जो आपकी कर्म स्थली है, ये जो आपकी भाव स्थली है, ये जो आपकी शरण स्थलियां हैं, ये जो आपकी भोज स्थलियां हैं, कभी किसी जमाने में हजारों हजार पक्षियों की शरण स्थलियां हुआ करती थी। तो डिस्ट्रक्शन हुआ, ये खेत हुआ करते थे या फील्ड हुआ करते थे, तो जो आपकी कर्म स्थली, भोज स्थली और भाव स्थली है, हजारों हजार पक्षियों की शरण स्थली हुआ करती थी। तो आपने क्या किया? हैबिटेट ही लॉस कर दिया। बिल्कुल, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। भाई सर ने बताया जो फ्रेगमेंटेशन हाईवे बन जाते हैं, फैक्ट्रीज बन जाती है, फिर बड़े बड़े जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो 14% एरिया से रिडक्ट होकर 6% एरिया पे आ गया। तो हैबिटेट लॉस, उनके नेचुरल हैबिटेट ही नहीं रहे, तो आप जानते हैं बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पर विलुप्त हो गई। बिल्कुल, तो इस तरीके से एनसीईआरटी की सीधा लाइन है क्वेश्चन, नेचुरल हैबिटेट को आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया, सबसे बड़ा लॉस इविल क्वार्टेट है। वैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में आ जाता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज रिस्पांसिबल है, बट इविल क्वार्टेट में जो चार आपकी बुराइयां हैं इसकी बायोडायवर्सिटी लॉस की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस है। ये सर हैबिटेट का लॉस एंथ्रोपोजेनिक ही है बेसिकली। तो डिस्ट्रक्शन तो आप ही ने किया, ह्यूमन ही कर सकता है। तो ये चारों कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण तीसरा है। तो आंसर हुआ थर्ड। नेक्स्ट 102 given below are some utilitarian services of the biodiversity for the benefits in a box। तो यहाँ दे रखा है timber, pollinators, respiring, quinine, perfumes, gases, composition, watching spring flower in full bloom। तो आपको ये नैरो यूटिलिटी और ब्रॉड यूटिलिटी डिस्कस करना है जो इकोनॉमिक वैल्यू से रिलेटेड। जैसे टिम्बर है इकोनॉमिक वैल्यू का है, ये पॉलिनेटर्स इकोनॉमिक वैल्यू के नहीं है, रेस्पिरिन इकोनॉमिक वैल्यू का है, क्विनिन इकोनॉमिक वैल्यू का है, परफ्यूम आप कह सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू का है, गैसेस कंपोजिशन इकोनॉमिक वैल्यू का नहीं है, और
वॉचिंग स्प्रिंग ऑफ द फ्लावर इन फुल ब्लूम, ये इकोनॉमिक वैल्यू का नहीं है। आप फ्लावर्स को देख के अच्छा महसूस करते हैं, एस्थेटिक वैल्यू, ये सौंदर्यात्मक बिल्कुल। जो वैल्यूज हैं उनमें इसको काउंट करते हैं। तो इस हिसाब से सर हम काउंट इनको करें तो कितने हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे सर कि यहाँ पर पोलिनेटर 1 और उसके बाद 2 और 3। तो ब्रॉड यूटिलिटेरियन के दीर्घ उपयोगिता के या दीर्घ उपयोगिता की जो सेवाएं हैं उनमें 3 यहाँ फाइनल आंसर होना देखिए बेटा, यहाँ आपको कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखना है जो इकोसिस्टम सर्विसेज है ना, अब वो सर्विसेज जिनका आप मूल्य डिफाइन नहीं कर सकते हो, यानी बहुत बड़ी सेवाएं अपन को फ्री के अंदर जो मिल रही है, चाहे वो पोलिनेशन हो, चाहे सोइल फॉर्मेशन हो, विदरिंग प्रोसेस हो, इसके अलावा आप समझ रहे हैं कि वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन फुल ब्लाउन, वहाँ इनसाइड लिख रखा है कि बड़े घने जंगलों से गुजरते समय खुशी का एहसास हो, चाहे आपको अपन बात करें कि एक तरह से क्रिएशन मनोरंजन हो, है ना, और आप जानते हैं कि हजारों हजारों पक्षियों को या वन्य जीवों का जो आवास है वो ये सारी ब्रॉडली होगी। तो फाइनल रहा हाँ, थर्ड आंसर। गिवन डायग्राम शोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज का कंट्रीब्यूशन ये शो कर रहा है। स्टडी द डायग्राम एंड सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो सबसे मेजर वहां पर जो रेस्पॉन्स होती है वो मेथेन होता है, CH4 जी, जो आप समझ सकते हैं कि सॉरी यहाँ पर आपको जो सबसे CO2 का मेजर composition सबसे ज्यादा। CO2, तो CO2 आपका होगा 60%, देन 20% आपका होगा मीथेन, और उसके बाद में आप जानते हैं CFC 14% है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड। N2 आपका हो गया 6% आपका हो गया। तो ये आपका इसमें तो है। ये कह रहा है ए इज गैस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट से गैस रिलीज की जाती है, नहीं है। फिर लिखा है डी आर केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर्स। डी के बजाय अगर सी होता तो ये सही होता, क्योंकि CFCs वगैरह यूज किए जाते हैं। डी इज मेजर कांस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बिल्कुल सही है। बी 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 दे रखा है सर, बी में बी मीथेन आ गया ना, CH4 दे रखा है। CH4 बायोगैस का, हाँ बायोगैस, सॉरी बायोगैस, सॉरी हाँ। बायोगैस दे रखा है। हाँ, गैसेस कंपोजिशन का अगर देखें तो ए होगा, हाँ। बायोगैस के केस में अगर बात करें तो बी होगा। B होगा। डी इज ए केमिकल हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया कि डी तो N2 क्यों नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है वो, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए थर्ड। Third। तो इस तरीके से पाई चार्ट जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो डायरेक्टली लिख देगा और उससे भी सीधा क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे लेबलिंग हटा लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनको बहुत क्लियर रखें आप। क्लियर? नेक्स्ट 104 इन द फॉलोइंग पाई चार्ट ऑफ ग्लोबल वर्टिब्रेट्स डाइवर्सिटी। एनसीईआरटी में वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी सारा अलग अलग दे रखी है। फिर कह रहा है हमें व्हाट डू ए बी एंड सी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। ए इनवर्टिब्रेट के केस में हम देखें तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा फिशेज फिशेज है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का जो नंबर है सर वो ऑलमोस्ट इक्वल है अगर देखा जाए तो यहाँ ए बी और सी को हम क्या इंडिकेट करें? ए हमारे पास फिशेज है, बहुत परफेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपके पास आ जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं थर्ड होगी। आंसर आ गया। और यहाँ पर बेटा पाई चार्ट के अंदर आपको ना याद जैसे रखना सबसे पहले चाहिए। नॉन कोडेड है तो वहाँ इंसेक्ट सबसे मेन है, और उसके बाद आप जानते हैं कि क्रस्टेशिया हैं या जो भी मोलस्क हैं उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और फिर कोडेट्स के अंदर आपको जो आगे आपको कोडेट्स के अंदर भी ध्यान रखना है, जिसमें ये आपको दे रखा है। और ऐसे आपको प्लांट के अंदर टोटली अपने फंजाई को इंक्लूड करते हैं। 5 किंगडम से पहले फंजाई और एल्गी ऑलमोस्ट इक्वल हैं, लेकिन फंजाई ज्यादा है, एंजियोस्पर्म से कुछ ज्यादा है फंजाई। तो इस तरीके से फाइनल आंसर हुआ थर्ड। नेक्स्ट 105 बायोडायवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स। एक जियोग्राफिकल रीजन की बायोडायवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? ओनली एंडेमिक स्पीसीज टू द रीजन? नहीं, सिर्फ एंडेमिक नहीं कर सकती। देखिए एंडेमिक को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट है, द स्पीसीज दैट आर कन्फाइंड टू एन एरिया नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। जैसे खिजड़ी अगर है तो राजस्थान की एंडेमिक स्पीसीज है, राजस्थान में खिजड़ी पाया जाता है, राजस्थान के अलावा आप आइडेंटिफाई उसको नहीं कर पाएंगे, मतलब उस स्पीसीज के बिहाफ पे एरिया को भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन द रीजन, डेफिनेटली एंडेंजर्ड स्पीसीज पर्टिकुलर रीजन में हो सकती हैं सर, ये लेकिन इससे ये नहीं होगा। लेकिन वो जो बायोडायवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपसे पूछा गया है। द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रीजन, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई इस वर्ड का मीनिंग यही है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी यानी बायोस यानी लाइफ, और डाइवर्सिटी यानी वेरियस फॉर्म। तो लाइफ की जो वेरियस फॉर्म पर्टिकुलर एरिया में है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बायोडाइवर्सिटी। अब बायो वर्ड को लगाया लिविंग के लिए, तो ये ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ रीजन, डेफिनेटली वो होगी, लेकिन इसके बेसिस पे आप डाइवर्सिटी किसी रीजन की कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। तो आपके पास आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 106 इन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ऑन लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व स्टूडेंट्स आप पढ़ते हैं
उसके अकॉर्डिंग आप ये देखते हैं कि अगर स्पीसीज रिचनेस और एक्सप्लोरिंग एरिया के साथ हम कर्व प्लॉट करें तो सर आपको दे रखा है वहां इस तरीके से s इज इक्वल्स टू c a z, और अगर आप इसको लॉगरिथम स्केल पे देखें तो आप कहते हैं log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको दे रखा है, ये लॉगरिथम स्केल पे दे रखा है। यानी ये किस इक्वेशन आपकी होगी y बराबर c प्लस mx। बिल्कुल, तो y बराबर c प्लस mx। अब आप सर ने बताया कि भी ये स्ट्रेट लाइन है और ये हाइपर। बिल्कुल। वैसे देखो इसमें डाउट रहता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा है एनसीईआरटी ने, परफेक्ट हाइपरबोला ये नहीं है। इसकी स्केलिंग अगर मैं 0 से करूं तो ऊपर बढ़ेगा ही, नीचे माइनस में ये कभी नहीं जाता है, इसलिए ऐसा मेंशन किया गया है। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा सर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर? थर्ड आंसर परफेक्ट है। नेक्स्ट 107 अकॉर्डिंग टू द टिलमैन। देखिए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक बात मुझे लग रही है, एनसीईआरटी की हर एक बात कवर हो जाएगी। आप जब गुरु नीति सारा इकोलॉजी का देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका सिंगल स्टेटमेंट मुझे जहां तक लगता है जो काम का है वो नहीं बचेगा। अकॉर्डिंग टू टिलमैन हाउ स्पीसीज रिच बायोलॉजिकल कम्युनिटी शो मोर स्टेबिलिटी। जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी जिनमें स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है वो कैसे बायोडाइवर्सिटी, हाई बायोडाइवर्सिटी वाली कैसे स्टेबिलिटी शो करती है। तो अभी हमने करेक्टली डिस्कस किए थे क्वेश्चन में सब, तो वही बात यहाँ है। वो कह रहा है प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है, और पढ़ लेते हैं। इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली ये भी है, अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी तो हायर प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट करेगी। प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, ये भी सही बात है। तो ये एक तरीके से जो तीनों स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ, all three represents the stable community। किसी भी स्टेबल कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो सकते हैं। तो हमारा आंसर फिर सर क्या होना चाहिए? 4 हो गए। 4 फाइनल आंसर। यहाँ हमने एकदम सीक्वेंस में कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके डेटाज क्या है, उसका बायोडाइवर्सिटी को अपन कंजर्व क्यों करना चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए तो किस वे में अपन करें, उसको कैसे कंजर्व करें, और नेक्स्ट में अपन उसकी टेक्निक्स वो भी सारी बातें करेंगे। तो एकदम सारी सीक्वेंस में सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। मैच द फॉलोइंग। हमें एक तरफ जो है स्पीसीज कुछ दे रखी है और दूसरी तरफ एरिया दे रखा है। डोडो मॉरिशस, क्वेगा अफ्रीका आपको पता है बच्चों, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया और स्टीलर सी काउ रसिया, सब आपको क्लियर है। इसके सर यहाँ वो भी क्लियर कर दीजिएगा कि भाई एक विलोपन के प्रति जो सुगराई स्पीसीज ससेप्टिबिलिटी, हाँ, उसका क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो आप भाई। जैसे सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लार्ज साइज होंगे। इसके अलावा एंडेमिज्म जो है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, तो वो एक कन्फाइंड एरिया में ही है, तो उस एरिया से अगर खत्म हुई तो डेफिनेटली उसके एक्सटेंशन में जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एंडेमिज्म उसका अपने आप में एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडेमिक स्पीसीज है तो एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। लार्ज साइज्ड है तो डेफिनेटली बढ़ गई है। हाई ट्रॉफिक लेवल में है, अगर हाई ट्रॉफिक लेवल पे है तो अपने आप ही आप ये कह सकते हैं कि फूड अल्टरनेटिव उसका कम होता जा रहा है। ये देखिए अगर हाई ट्रॉफिक लेवल पे है तो डेफिनेटली इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेस एनर्जी लिए लेस एफिशिएंट होगा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां से भी उसके एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी, बायोटिक पोटेंशियल कम है, पॉपुलेशन साइज भी कम है। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो बच्चों ये आप मैच कर लें। नेक्स्ट 109, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया इज ड्यू टू, तो ऑब्वियस है जेनेटिकली डिफरेंट, बहुत क्लियरली लिखा है ना सर, इसी से पकड़ सकता है बच्चा। जेनेटिकली डिफरेंट है तो ऑब्वियस है जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ हो जाएगा। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम में आया था। एक बार क्रॉपलैंड एरिया को देके पूछा था लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी इसलिए नहीं होगी सर कि उसमें वैरायटी है, तो केवल एलील का फर्क है, जीन का नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि स्पेशली जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पर होगा। हाँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिकली एलील्स को, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स को, नंबर ऑफ जीन्स को, वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 110, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब दीर्घ उपयोगिता की बात कर रहा है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेटली ऑक्सीजन। आजकल आप इसका महत्व समझ रहे हो। बिल्कुल। भारत में जो परिस्थितियां चल रही हैं, विकट परिस्थितियां हैं, प्रकृति ने हमें कुछ दिन के लिए टास्क दिया कि ऑक्सीजन अपने आप उपलब्ध करवाइए लोगों को, हम नहीं बचा पा रहे हैं। बिल्कुल। फाइबर्स, ये संकीर्ण उपयोगिता है सर। पॉलिनेशन दीर्घ उपयोगिता में आता है। फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल, ये दीर्घ उपयोगिता है। तो इस तरीके से फाइबर्स को छोड़ के बाकी तीनों जो है वो दीर्घ उपयोगिता में आएंगे, ब्रॉड यूटिलिटेरियन में, ये नैरो यूटिलिटेरियन में। नेक्स्ट 111, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बर्ड्स आर लेस डाइवर्स देन एम्फीबियंस। ये बर्ड्स आर लेस डाइवर्स देन एम्फीबियंस। तो देखिए फिशेज सबसे ज्यादा है, जैसे हम बात कर रहे थे। फिर हम बात कर रहे थे कि एम्फीबियंस और जो बर्ड्स हैं उनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट इक्वल है। रेप्टाइल्स उसके बाद है,
तो सीक्वेंस देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स को। लाइकेन आर मोर डाइवर्स देन एल्गी, नहीं रॉन्ग हो जाएगा, नहीं होगा। लाइकेन और एलिल्स के बारे में वहां दे रखा है। एम्फीबियन स्पीसीज इज मोर डाइवर्स इन वेस्टर्न घाट देन द ईस्टर्न घाट, ये ठीक बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फिर लिखा है एम्फीबियन स्पीसीज इज मोर डाइवर्स इन ईस्टर्न घाट देन वेस्टर्न, नहीं है ऐसा। ये wrong हो जाएगा। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी काफी अच्छी है। इधर जो दे रखा है मोर डाइवर्स देन एम्फीबियंस, तो ये लेस इनकरेक्ट दे दिया, सॉरी लेस दे दिया, मोर डाइवर्स होता है, wrong हो गया। ठीक है। तो इसलिए आपके पास बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड। जो अच्छा स्टेटमेंट। नेक्स्ट 112 रेवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। अब देखो ये भी इंक्लूड किया, टिलमान का एक्सपेरिमेंट ले लिया, रेवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस ले ली, स्टेबिलिटी ले ली, तो सब कुछ एनसीईआरटी से यहाँ इंक्लूड किया जा रहा है। पॉल एहरलिच ने यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया था। पॉल एहरलिच जो है इनके अकॉर्डिंग रेवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, आपको पता है एयरप्लेन वाला जो कंसेप्ट है कि जो एयरप्लेन है उसको इकोसिस्टम माना गया और उसके जो पार्ट्स हैं उनको राइवर्ट्स माना गया, राइवर्ट्स ऑन विंग्स जो उसको कीस्टोन स्पीशीज माना गया। बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, बच्चों को याद रखना चाहिए, उससे कई क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 113 आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी शोइंग प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टैक्सा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो देखो इनवर्टिब्रेट्स का चार्ट आ गया। अब ये सर आपने अच्छा किया, एक इनवर्टिब्रेट का चार्ट ले लिया, एक वर्टिब्रेट का ले लिया, तो दोनों से क्या डेटा आपको क्लियर हो जाएगी। तो इनवर्टिब्रेट आपने लिया, इसमें देखो वो कह रहा है कि ए और बी को पहचानिए। तो अब सबसे ज्यादा तो ऑब्वियस है, आपको पता है इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मॉलस्क्स हैं, बी मेजर जो है वो मॉलस्क यहाँ रिप्रेजेंट आठ हमारा जो बच गया ना सर क्रस्टेशिया, हाँ ये क्रस्टेशियंस हैं। और ए अगर देखा जाए तो यहाँ मैं समझता हूँ अदर एनिमल ग्रुप इसमें काउंट होगा। तो यहाँ कौन सा आंसर परफेक्ट हो सकता है? यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है कि अदर एनिमल ग्रुप का है नहीं ए के पास, और ए यहाँ पर शायद दे रखा है अदर एनिमल ग्रुप और मोलस्क होगा। मोलास्क है, ए मोलास्क है और बी क्या हो गया? इंसेक्ट हो गया। नहीं बी इंसेक्ट तो ये हो गया ना सर। इसमें ए जो है वो आपको मोलास्क, ए मोलास्क, अदर बॉल ये नहीं हो सकता, ये ए मोलस्क और अदर एनिमल ग्रुप ये हो सेकंड जाएगा, आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 14 इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। भारत 2.4% केवल बट इट कंट्रीब्यूट द पार्ट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी 8%, ऐसा पुराना डेटा है। 8.1% यानी 8%। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो 12 यानी 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है उनमें से भारत भी एक है। तो भारत 8वां स्थान है भारत। 8वां स्थान है, 2.4% एरिया कवर करता है, लेकिन डाइवर्सिटी 8.1 जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 115 द एक्टिव केमिकल ड्रग रेसरपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए ये बहुत क्लियर आपको दे रखा है, राउल्फिया वोमेटोरिया और राउल्फिया वोमेटोरिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में वहां बता भी रखा है कि हिमालय के अलग अलग रीजन से अगर आप ऑब्टेन करो तो ये जो रेसरपिन सब्सटेंस है इसी के पोटेंशियल में, इसी की पोटेंसी में फर्क मिलेगा आपको, जो अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे है, एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट उसकी जो कंसंट्रेशन और जो उसकी Potency, intensity, potency. एक बार 116 which of the following is a region for greater biological diversity of tropical region। ट्रॉपिकल रीजन में ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर पढ़ूं पहला ऑप्शन, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ द ईयर्स। बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि वहां ग्लेशियर्स जैसी एक्टिविटी नहीं रही, भाई इवोल्यूशन के लिए टाइम ज्यादा मिल गया, और स्पीसीशन तो एक टाइम का फंक्शन ऑफ टाइम, जाति का उद्भव एक समय का कार्य है। स्पीसीएशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखा है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। डेफिनेटली ऐसा है। जैसे टेम्परेट में जो चेंजेस है उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप अचानक, जैसे आप ये कह सकते हैं स्टॉर्म्स होंगे, ग्लेशियर की एक्टिविटी अचानक हो जाएगी, तो उससे आप प्रेडिक्शन में नहीं ला सकते। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स इन द हाई प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली ये भी अपने आप में एक मेन रीजन है। ये दो डायरेक्ट हैं, जो सबसे मेन है इनडायरेक्ट है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये तीनों रीजन एनसीईआरटी ने लिखे हैं, उन्हीं तीनों रीजंस को इस क्वेश्चन में पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, आपको पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, सेम क्वेश्चन पीछे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी ने दिया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सो ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल। नेक्स्ट 117 स्पीसीज डाइवर्सिटी ब्लैंक कहा है एज वी मूव अवे फ्रॉम टुवर्ड्स, कहां से कहां जाते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, डिक्रीजेस इफ वी आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अगर ये कई बार हमने डिस्कस किया है, इक्वेटर से पोल की ओर जाए तो वही तीन स्टेटमेंट, टेंपरेचर, रेनफॉल, बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होगी, और अगर अपन पोल से इक्वेटर की ओर आए तो डिक्रीज होगी। सॉरी, पोल से इक्वेटर की ओर इंक्रीज होगी और इधर आपका क्या होगी? डिक्रीज होगी। करेक्ट, ठीक है। तो सर फाइनल रहा डिक्रीज इक्वेटर टू पोल्स। 18 which of the following statement regarding the estimates of number of species found on earth is not correct। वो कह रहा है इनकरेक्ट रेफरेंस देखिए आप
और एस्टिमेट नंबर ऑफ द स्पीसीज कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कंसीडर्ड टू बी द 7 मिलियन एज एस्टिमेटेड बाय रॉबर्ट मे। बहुत परफेक्ट स्टेटमेंट है और 2020 के एग्जाम का क्वेश्चन ये था, ठीक है, रॉबर्ट में पूछा गया था। प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 70% ऑफ स्पीसीज रिकॉर्डेड, गलत बात अगर यहाँ लिखा होता एनिमल्स तो ये डेफिनेटली सही होता, जो रिकॉर्डेड स्पीसीज है उनका 70% एनिमल्स है, तो इनकरेक्ट हो गया सर। इंसेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 70% ऑफ एनिमल स्पीसीज, ये सही है। और 10 जंतुओं में 7 क्या हैं? कीट है, तो बिल्कुल सही। तो आपका आंसर यहाँ इनकरेक्ट फॉर्म पूछा है, सेकंड ही हो जाएगा, सेकंड विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट 119, amongst the animal group given below which one has the highest percentage of the endangered species? सबसे ज्यादा endangered कौन सा है? एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस। सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, वो एम्फीबियंस में मिलेंगी, क्योंकि बायोडायवर्सिटी जितनी सारी है फॉरेस्ट एरिया के साथ सबसे ज्यादा वही आपको मिलेंगे, एम्फीबियंस। नेक्स्ट 120, देखिए यहाँ आपको ब्लैंक करके दे रखा है, नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश फर्स्ट, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, उसके बाद वो चेंज हुआ, तो यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इनसे रिलेटेड भी सर हम कोशिश करेंगे कि किसी एक गुरु नीति में कुछ कंटेंट, कुछ मेन नेशनल पार्क्स वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे या सेपरेटली इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये था आपका गुरु नीति का एपिसोड 4, जिसमें हमने इकोसिस्टम के सक्सेशन के टॉपिक से और उसके बाद बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको अपने आप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जैसा हम समझते हैं कि पिछली गुरु नीति जो हमने करी है एपिसोड्स, उन्हीं की तरह ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू। बिल्कुल आप समझते हैं बेटा कि यहाँ पर हमने देखो सक्सेशन से लेकर भी बायोडायवर्सिटी के जो पॉइंट हैं उनको अपन ने लिया। लास्ट में मैंने आपको जो टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन है, तकनीकियां हैं संरक्षण की, इन सिटू एक्स सिटू, उसको मैंने छोड़ दिया है, हॉट स्पॉट टेक्निक्स को मैंने छोड़ दिया ताकि अपन अगली में उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इन सिटू एक्स सिटू और जो भी हॉट स्पॉट रीजन्स हैं, जो भी नेशनल पार्क हैं, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट है, वो सारा डिस्कस करते हुए ताकि आपका डेटा एग्जैक्ट क्लियर हो, 100% क्लियर हो। और नेक्स्ट फिर अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज पे। बिल्कुल एंजॉय इकोलॉजी, मस्त रहें, अच्छे रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक यू।